ठीक है। थैंक यू साक्षी, बहुत अच्छी प्रेयर कराई आपने। थैंक यू मैम। आज का जो टॉपिक है वो प्राणायाम का है। ब्रीथ इंट्रोडक्शन ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण जमा आयाम। प्राण का अर्थ है देह स्थित वायु, वो प्राण है। मतलब शरीर के अंदर जो वायु स्थित है वो प्राण है। शरीर के बाहर उसको प्राण नहीं कहेंगे, जो शरीर के अंदर स्थित है वह प्राण है। उसका आयाम करना, उसका विस्तार करना और उस पे नियंत्रण पाना। प्राणायाम श्वास को नियंत्रित करता है, ये प्राणायाम की खासियत है। प्राणायाम जो है श्वासों के द्वारा ही होता है, जो कि श्वास को नियंत्रित करता है। प्राण शरीर में सांस या महत्वपूर्ण ऊर्जा है। मतलब प्राण एक ऐसी ऊर्जा है जो शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा है। यदि प्राण नहीं होंगे तो शरीर किसी कार्य को करने के लिए सक्षम होगा ही नहीं। तो अपने प्राण वायु को स्वस्थ रखना बहुत ही आवश्यक है, जो हम प्राणायाम के द्वारा करते हैं। और आयाम का अर्थ है नियंत्रण, मतलब नियंत्रण, उस पे संयम रखना, प्राण पे नियंत्रण रखना। प्राण दो मुख्य कार्यों में विभाजित है। 5 तरह के प्राण होते हैं। 5 मुख्य प्राण होते हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। ये एक क्वेश्चन बनता है, पंच प्राण के नाम बताइए। तो क्या है? प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। पंच उप प्राण हैं, नाग, कूर्म, देवदत्त, कृकल तथा धनंजय। मेन प्राण जो है ये है पंच प्राण। अगर उप प्राण पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि नाग उप प्राण है, मतलब किसके अंदर आता है, प्राण के अंदर या उप प्राण के अंदर? तो नाग आता है उप प्राण के अंदर। उदान, व्यान और समान क्या है? प्राणायाम है कि प्राण है या उप प्राण है? इस तरह के से 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो ये जो है प्राण वायु, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान प्राण है, पंच प्राण है। और ये पंच 5 उप प्राण है, नाग, कूर्म, देवदत्त, कृकल और धनंजय। इनके नाम आपको इसी में याद करने पड़ेंगे, इनका कोई इंग्लिश वो नहीं है। ठीक है, तो हम पहले जान लेते हैं प्राण कहाँ से कहाँ तक होता है। 5 तरह की वायु है, वो हमारे शरीर में कुछ पार्ट्स में बटी हुई होती है। तो प्राण जो है छाती से ऊपर वाले हिस्से में, छाती से ऊपर वाले मतलब हृदय, छाती और फेफड़े, श्वसन तंत्र में, संवेदन सेंसरी में और अनुभव में। ठीक है, ये देखिए बना हुआ है ना निशान, यहां से यहां तक प्राण की वायु होती है जिससे हम प्राणायाम करते हैं। जो हम इनहेलेशन करते हैं ना, ऑक्सीजन जाती है नोस्ट्रल के थ्रू, फेफड़ों तक आती है ना, तो वही प्राण है। अपान हो गया जो नाभि से नीचे वाले हिस्से में होती है। ठीक है, नाभि से नीचे वाले हिस्से में, जिसमें प्रजनन, रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड बर्थ, संतान प्रसव और मल त्याग होता है। मतलब जो स्टूल आप पास करते हैं वो इसमें सहायक होता है अपान। कहते हैं ना अपान वायु ठीक करनी है, अपान वायु गड़बड़ है। अगर कभी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिले हो, पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, तो बोलते हैं अपान वायु को ठीक करना है, अपान वायु गड़बड़ हो रही है आपकी। ठीक है, समान, समान होता है नाभि में, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है और मेटाबॉलिज्म को स्वस्थ बनाता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये पूछ लेते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं 2-3 प्राण वाले टॉपिक से, कि
अपान कहाँ पर होता है, व्यान कहाँ पर होता है, समान कहाँ पर होता है, समान होता है नाभि में, प्राण होता है छाती से ऊपर वाले हिस्से में, और अपान होता है नाभि से नीचे वाले हिस्से में। उदान होता है गला, ऊपरी छाती और सिर, मतलब ये जो कंठकूप होता है ना आपका, कंठकूप से ऊपर वाले हिस्से में, ये होता है उदान। उदान ऊ से ऊपर, इस तरीके से याद कर लीजिएगा, ऊ से ऊपर हो गया। व्यायाम मतलब पूरे शरीर में होती है, व्यायाम जो है, जो ब्लड सर्कुलेशन आपका होता है वो व्यान वायु के आधार पर होता है, वरना व्यान वायु उसमें सहायक होती है और बॉडी में गतिविधि करती है, एक चीज इधर से उधर पहुंचाती है। जैसे कि सर ने जब पढ़ा रहे थे, सर बोल रहे थे ना कि रेड ब्लड सेल्स एक वो है, ट्रक है, जो अच्छी चीजें ले जाती है, और अच्छी चीजें ले जाती है फिर गंदी चीजें वापस भी लाती है, शरीर की गंदगी, तो वो किस कारण से होती है, व्यान वायु से होती है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, एक ही टॉपिक में से दो तीन, इनमें से भी आ जाएगा। पंच प्राण क्या है ये आ सकता है, और अलग अलग प्राण के स्थान पूछे जा सकते हैं कि कौन सा प्राण किस जगह पे होता है, तो इस वाले इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, तो आपको समझ भी अच्छे से आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। व्यान होता है पूरे शरीर में। अब पांच उप प्राण का क्या कार्य होता है, ठीक है। उप प्राण होते हैं, पहले होता है नाग। नाग होता है ये कंठ से मुख तक रहता है, जिसमें डकार और हिचकी, हिचकी आना आदि कर्म इसी के साथ है। अब जैसे पूछ सकते हैं कि हिचकी आना कौन से प्राण के कारण होता है, तो उसमें पंच प्राण में से भी ऑप्शन दे सकते हैं और उप प्राण में से भी दे सकते हैं। तो आपको ये याद करना है, हिचकी आना नाक, नाक जो उप प्राण है उसका कार्य है, ठीक है। कूर्म, कूर्म होता है ये नेत्र लोक के अंदर रहते हुए उन्हें दाएं बाएं ऊपर नीचे ले जाने के लिए, और उसकी मदद से आंसू भी निकलते हैं, मतलब आंसू आना। और जो हमारी आई की मूवमेंट होती है और पलके जो हम झपकाते हैं, वो कूर्म के कारण होता है, ठीक है, आई मूवमेंट इसमें होती है। देवदत्त होता है उबासी लेना, जो हमें उबासियां आती है ना, बहुत ज्यादा उबासियां आती है, तो इन चीजों को रोक नहीं सकते हैं हम, देखो पलके झपकाना भी नहीं रोक सकते, डकार भी नहीं रोक सकते हैं, है ना, इनको निकालना ही पड़ता है, इनका जो कार्य है वो करना ही पड़ता है। हिचकी आती है तो हिचकी को भी कुछ देर तक नहीं रोक पाते हैं, फिर हम कुछ पानी पीते हैं या ध्यान उधर उधर करते हैं, तब जाके हिचकी बंद होती है। अगर हिचकी आ रही है तो मतलब नाग उप प्राण में कुछ गड़बड़ी हो रही है, इसलिए हिचकी आ रही है। और मैम, हाँ जी। आप जो कोर में बता रहे हो ये बॉडी का कुछ पार्ट है जो हेल्प करता है मूवमेंट में, क्या है नहीं मतलब वो? नहीं नहीं, ये प्राण है, जैसे ओके, काइंड प्राण ऑफ एनर्जी। के उप आईज। प्राण है, मैं हाँ, उप प्राण है, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन क्या है, प्राण है हमारा। तो इस मैम, तरह के पांच प्राण बताए गए हैं योग में। जस्ट जस्ट लाइक हम शब्दशः यानी कि मीनिंग लेके कुर्म यानी कि कछुआ होता है, राइट? हम्म। पर लेकिन नहीं, यहाँ पे आंख। इसको उससे कनेक्ट मत कीजिए, ये इनका तो नाम ही है। और ये कूर्म का जो कार्य है हमारी बॉडी में, कूर्म जैसे पांच तो वायु हो गई, उदान समान व्यान अपान, है ना, ये किसी ना किसी रूप में हमारे बॉडी में है और कार्य कर रही है। इन्हीं के साथ पांच उपप्राण होते हैं, इनका भी अपना अलग महत्व है, जो हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रही है, जैसे हम पल के झपका रहे हैं, हम पल के झपकाना बंद कर देंगे कुछ देर में, अगर कुछ देर के लिए रोक देते हैं तो क्या होता है, हमारी आंखों में बहुत जलन होने लग जाती है, पानी आने लग जाता है और अजीब सा होने लग जाता है, तो ये इसका कार्य है, इसको आप रोक नहीं सकते हो इनको, है ना, रोक नहीं सकते हैं, तो इसलिए उप प्राण को रोका नहीं जा सकता, जिसमें पलके झपकाना नाक का कार्य है, कूर्म का कार्य है, सॉरी,
कूर्म का कर रहे हैं पलके झपकाना, नाक का कर रहे हैं डकार लेना। डकार भी नहीं रोक पाते हो आप। डकार रोक लोगे तो क्या होगा, आपको पेन होने लग जाएगा सीने में, और मतलब अजीब सा ही होने लग जाएगा, तो डकार भी नहीं रोक सकते हैं। देवदत्त, उबासी लेना, उबासियां जो आती हैं वो उबासी भी नहीं रोक पाते हैं, उस पे कंट्रोल करते हैं तो ये सब पूरा सब दर्द होने लग जाता है, और उबासी को रोकना बहुत मुश्किल होता है, तो इनको रोकना नहीं चाहिए। जब जो चीज आ रही है उस पे आना चाहिए, करना चाहिए। पर अगर बहुत ज्यादा ही उबासी आ रही है, बहुत ज्यादा ही हिचकी आ रही है, तो इसका मतलब उस प्राण में आपके गड़बड़ हो रही है, उनको ठीक करने की जरूरत है योग के माध्यम से। तो योगाभ्यास से वो सब ठीक किया जाता है, बैलेंस किया जा सकता है। क्रिकल। हाँ, जैसे उबासी लेना यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है तो ही हम्म। उबासी आती है, ऐसा ही हम्म। है ना? हाँ सही बोला। तो इसका मतलब ये है कि उबासियां अगर बहुत ज्यादा आ रही है, तो जो उसका उप प्राण है वो गड़बड़ हो रहा है, वो जो ज्यादा वर्क कर रहा है अकॉर्डिंग टू उसके, जो आपका चेस्ट से रिलेटेड ऊपर जो प्राण है वो ऑक्सीजन अच्छे से ले नहीं पा रहा है। तब प्राणायाम की आवश्यकता होती है। प्राणायाम करने से ये सब चीजें कंट्रोल हो जाती है, नियंत्रण हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है। क्रिकल, ये मुख से हृदय तक के स्थान में रहता है, मुख से हृदय तक के स्थान में रहता है। जब जम्हाई, उबासी, भूख प्यास आदि को उत्पन्न करने का कार्य करता है, मतलब भूख इनको उत्पन्न करता है। जो हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, और जम्हाई या उबासी आती है, वो हमें क्रिकल उपप्राण के कारण आती है। धनंजय, इसकी वह वजह से ही हृदय वाल्व खुलती और बंद होती है। जो धनंजय है, जो आपने हृदय में वो पढ़ा होगा, जो उसकी वॉल्व होती है ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, वो इसी की हेल्प से खुलती और बंद होती है। शरीर में से जीवात्मा से निकल जाने पर यह भी बाहर निकल जाता है। जब हम, जब शरीर वो हो जाता, जीवात्मा नहीं, मतलब जीव नहीं रहता है, उसमें से आत्मा निकल जाती है, शरीर में प्राण नहीं रहते हैं, तब ये सब भी बाहर निकल जाते हैं। ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, आपकी पलकें झपकना ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। जब शरीर मृत घोषित हो जाता है तब का बता रहे हैं ये। और ना कोई किसी तरह की उबासी आएगी, ना आपको भूख लगेगी, तब ये प्राण भी बाहर निकल जाते हैं। कहते हैं ना प्राण निकल गए, तो ये उस वो वाले प्राण की बात हो रही है कि जब प्राण अंदर नहीं होंगे तो शरीर एकदम मृत घोषित हो जाएगा, शरीर में कुछ नहीं बचेगा। ये संपूर्ण शरीर में व्यापक रहते हैं, मतलब पूरे शरीर में व्यापक रहता है, इसकी उपस्थिति पूरे शरीर में होती है जब तक हम जिंदा रहते हैं। तो मैम अगर जैसे किसी को मतलब जैसे कभी मुझे ऐसे प्रॉब्लम होता है कि कभी बहुत ज्यादा उबासी आ रही है, तो अगर मैं उस टाइम पे प्राणायाम कुछ ऐसे कर लूं तो क्या वो कंट्रोल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, प्राणायाम कर लीजिए या सूर्य नमस्कार श्वास के साथ कर लीजिए, बिल्कुल ये सब चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। कौन सा प्राणायाम करना चाहिए ओके मैम। मैम? खाली अनुलोम कौन सा विलोम भी प्राणायाम कर करना सकते चाहिए? हैं, खाली अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, नाड़ी शोधन भी कर सकते हैं, या गर्मी हो रही है ओके। तो शीतली शीतकारी कर सकते हैं। ओके। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, तभी तो उबासी आ रही है। एक तो ये होता है कि जब हम बहुत ज्यादा थके हुए हैं, तब आपको थकावट की वजह से नींद आ रही है, और नींद की वजह से उबासियां आ रही है, वो एक अलग बात है। जब आप कुछ कर नहीं रहे हैं, खाली बैठे हैं, और मतलब स्लीपिंग मोड पे जा रहे हैं अननेसेसरी, मतलब आपको लग रहा है कि मैं इतनी थकी भी नहीं हूँ फिर भी मुझे उबासियां बहुत ज्यादा आ रही है, तब इसका मतलब ये है कि प्राणायाम करने की आवश्यकता है। प्राणायाम का अभ्यास रेगुलर कीजिए, तो ये सब ओके। चीजें ठीक हो जाएगी। जैसे मैं एक लोग की क्लास लेती थी, उनको ये प्रॉब्लम थी, उन्हें बहुत ज्यादा उबासी आती थी बात बात में। एक तो ये होता है जब हम खाना खा लेते हैं तब हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन सारा स्टमक की तरफ चला जाता है ताकि खाना डाइजेस्ट हो जाए, तब बॉडी में इतनी एक्टिवनेस नहीं रहती है खाना खाने के थोड़ी देर बाद तक। तब होता है कि उबासियां आ रही है, आपको नींद सी आ रही है, नींद लग रहा है कि सोना है, तब ऐसा लगता है। नहीं तो फिर
ये होते जब हम एक्टिव होते हैं, अगर तब भी आपको उबासियां आ रही हैं तो वो गड़बड़ है, वो ठीक नहीं है। दीपिका जी। मतलब ऐसे होता है कि ऐसे पर्टिकुलर डे, ऐसे हमेशा नहीं होता है, बट ऐसे पर्टिकुलर डे होता है कि जिसमें मुझे मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब विद इन 2-3 मिनट्स वो बार बार होता रहता है। कोई एक दिन होता है, मतलब अभी बहुत समय से नहीं हुआ, बट हाँ इस तरह से होता है मुझे। हाँ, थोड़े दिन प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। षटकर्म करके फिर प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। मैम ओके। एक मैम सीधी क्वेश्चन है। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, बताइए। मैम ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता सबके साथ ऐसा है कि नहीं है। हम्म। जैसे कि लाइक अगर कोई ना आवासी लेता है तो सामने वाले को भी हाँ, क्यों आने लग जाती है? देख के आती है उबासी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो सकता है माइंड से कनेक्टेड हो वो, क्योंकि माइंड को तुरंत मैसेज पहुंच जाता है तो सामने वाले को भी देख के उबासी आने लग जाती है। ओके ओके मैम। हाँ। दीपिका जी। मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे पहले कोई टाइम से उठ रहा हो, जैसे मैं पहले टाइम से उठ रही थी, और अभी पता नहीं 1 महीने से मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं सुबह मतलब उठ ही नहीं पा रही हूँ। जैसे जो क्लास होती है ना मॉर्निंग की, उसके पहले मैं आधा घंटा पहले भी मतलब बॉडी को क्या बोलना चाहिए कि बड़ी मुश्किल से उठ पा रही हूँ मैं। सो टाइम से रहे हो आप? हाँ मैम, सो भी टाइम से रही हूँ, मेरा खाना मतलब जो है वो सभी व्यवस्थित है, बस ये है कि मेरे को सुबह उठने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये भी हो सकता है कि तो, अभी विंटर्स की वजह से थोड़ा हो रहा होगा। तो मैम विंटर्स जब, 1 महीना हो गया है एक। हाँ तो सर्दियां भी काफी थी ना, तो हो सकता है विंटर्स के बाद फिर से वही चालू हो जाए, क्योंकि ऋतु भी बहुत ज्यादा पूरा काम। रूटीन बदल गया है। हाँ, ऋतु जो है, ऋतु बहुत कार्य करती है हमारे शरीर पर। जैसी ऋतु होती है उस हिसाब से, अब जैसे गर्मी आएंगी तो शरीर में आलस बढ़ेगा, है ना। और जैसे बरसात आती है, बरसात चलती है तो मेटाबॉलिज्म एकदम स्लो हो जाता है, खाना पीना बहुत कम हो जाता है, खाया नहीं जाता है भी चीजें, ना गर्मियों में खाई जाती है। विंटर्स आते ही मेटाबॉलिज्म एकदम स्ट्रांग हो जाता है, अब हर तरह का फूड जो है पचा लेते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स भी आती है, उसमें सब कुछ खाया जाता है। लोगों के यहाँ तो पराठे वराठे बहुत बनते हैं विंटर्स में। तो ये ऋतु भी बहुत ज्यादा कार्य करती है। अभी क्या है, हम चेंजिंग मौसम में है, अब मौसम चेंज हो रहा है तो इसलिए बॉडी ना अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है। दिल्ली में थोड़ा मौसम ऐसा ही चल रहा है, हम लोगों की बॉडी भी अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है, थोड़ी लथार्जिक रहती है, आलस आता है, और लगता है कि अचानक से सर्दी लगती है, अचानक से गर्मी लगती है, और मतलब थका थका सा भी फील होता है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। जब हम पूरी तरह से गर्मी में वो चले जाएंगे, होली हो जाएगी, उसके बाद ये सब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं होगा हमारे साथ। तो ऋतु बहुत ज्यादा कार्य करती है शरीर पे। तभी तो ऋतु के हिसाब से खाना पीना भी बताया गया है आयुर्वेद में, कि जैसी ऋतु होती है वैसा ही खाना खाना चाहिए। ठीक है, चलिए। योग ग्रंथों में प्राणायाम की संख्या। दो ग्रंथों का वर्णन है यहाँ पे, हठ योग प्रदीपिका और गहन संहिता, दोनों में 8-8 प्राणायाम बताए गए हैं, मतलब कुंभक बताए गए हैं। यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, ये आ जाता है कि हठ योग प्रदीपिका में कितने प्रकार के कुंभक बताए गए हैं, या गहन संहिता में कितने प्रकार के कुंभक बताए गए हैं, तो कितने प्रकार के, 8 प्रकार के कुंभक बताए गए हैं। उन्होंने प्राणायाम को कुंभक बोला है। ठीक है, क्योंकि प्राणायाम तभी होता है जब हम उसे कुंभक करते हैं, कुंभक के साथ करते हैं, नहीं तो वो इनहेल और एक्सेल होता है। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में यही एक अंतर है, नाड़ी शोधन कुंभक के साथ होता है, अनुलोम विलोम बिना कुंभक के होता है। ठीक है, बस छोटा सा ये डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो हठयोग प्रदीपिका में जो है 8 प्रकार का कुंभक है, सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। ठीक है। और ग्रहण संहिता में 8 प्रकार के कुंभक है, सहित कुंभक, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, इसमें शीतकारी नहीं दे रखा है, और इसमें सूर्य भेदन से पहले सहित कुंभक दे रखा है, सहित प्राणायाम।
शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। इधर प्लावनी दे रखा है और इधर केवली दे रखा है। ये याद करना पड़ेगा आपको कि किसमें क्या दिया हुआ है, कौन सा हठयोग प्रदीपिका में कौन से प्राणायाम है और गहन संहिता में कौन से प्राणायाम है। तो ये इससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि शीतली शीतकारी का वर्णन कौन से टेक्स्ट में बताया गया है, कौन से ग्रंथ में किया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। शीतली और शीतकारी का वर्णन दोनों का हठयोग प्रदीपिका में किया गया है। गहन संहिता में सिर्फ शीतली प्राणायाम बताया गया है। ठीक है। और प्लावनी प्राणायाम हठयोग प्रदीपिका में बताया गया है और गहन संहिता में केवली प्राणायाम बताया गया है। तो हम हठयोग प्रदीपिका का सबसे पहले सूर्य भेदन प्राणायाम समझेंगे। आराम से किसी भी योग मुद्रा को अपनाएं, फिर धीरे धीरे दाहिनी नासिका छिद्र से बाहरी की हवा को खींचे, फिर कुंभक का अभ्यास करें। मतलब राइट नोस्टल से सूर्य भेदन है तो राइट नोस्टल हमारा क्या है, सूर्य स्वर है, और लेफ्ट नोस्टल हमारा चंद्र स्वर है। तो ये सूर्य भेदी प्राणायाम है। तो राइट नोस्टल से इनहेल होगा और फिर इनहेल करने के बाद कुंभक होगा, कुंभक करने के बाद एक्सेल होगा, देन फिर कुंभक होगा, फिर इनहेल और राइट पे एक्सेल, और इसमें हर इनहेल एक्सेलेशन के बाद कुंभक होगा। फिर कुंभक का अभ्यास तब तक करें जब तक कि नाखून और बालों की नोक तक प्रतिधारण की अनुभूति महसूस ना हो जाए। इसके बाद बाएं नासिका छिद्र से धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। अच्छा, इसमें यह होगा कि जब आप राइट से इनहेल कर लेंगे उसके बाद होल्ड करना है। जितना इनहेल करा है उससे डबल होल्ड करना है, फिर एक्सेल करना है स्टार्टिंग में। और तब तक करना है कि जब तक आपको नाखूनों में और बालों में एक चेंज, एक झंझनाहट सी फील ना होने लग जाए, तब तक इसका अभ्यास करना है। ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग लिखा है। ठीक मैम है। एक क्वेश्चन था। हाँ जैसे जी। नाड़ी शोधन में हम होल्ड करते हैं, मतलब कुंभक लगाते हैं, तो हम्म, उसमें तो शायद जब हम लेफ्ट नोज से लेते हैं उसके बाद होल्ड करते हैं, फिर एक्सेल करके फिर इनहेल कर लेते हैं ना मैम? हाँ 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 हाँ, ये तो ये क्योंकि सूर्य भेदन है ना, तो सिर्फ राइट से अच्छा लेना है, लेफ्ट से निकालना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से निकालना अच्छा है। अच्छा अच्छा। इसमें ओके ये रहेगा क्योंकि सूर्य भेदी प्राणायाम है। तो ये सूर्य सूर्य स्वर से ही होगा बस। ओके ओके। ठीक है, गॉट इट। ऊंचे नेस्टल से ठीक है। नहीं होगा। ये ध्यान रखने वाली चीज है। इसके बेनिफिट जो है, ललाट साइनस की सफाई करता है। मतलब क्योंकि ये सूर्य भेदी प्राणायाम है, तो जो साइनस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है हमारी, उसको क्लीन करता है, कफ का नाश करता है, वात दोष के असंतुलन से होने वाले रोग को नष्ट करता है। जो वात बढ़ जाता है ना, किसी किसी में वात का असंतुलन हो जाता है, तो वात क्या है, वो भी कफ क्रिएट करता है और ठंडी वो करता है, मतलब हमारी जो तासीर है ठंडी कर देता है। तो उसका जब असंतुलन हो जाता है उसको वो यह कंट्रोल करता है। मतलब ये शरीर में ठंड लगना भी कम कंट्रोल कर देता है। कृमि रोग को भी दूर रखता है। जो मतलब पेट में कीड़े वीड़े हो जाते हैं उसको भी दूर करता है सूर्य भेदी। ये घृण संहिता के अनुसार सूर्य भेदी प्राणायाम का ये है। फिफ्थ चैप्टर का 58 और 59 श्लोक नंबर है। सूर्य नाड़ी से वायु भरते हुए जालंधर बंद से कुंभक करे। अब इसमें जालंधर बंद का यूज किया है। सूर्य नाड़ी से यूज कर इनहेल करेंगे और जालंधर बंद लगाएंगे। ठीक है, जालंधर बंद होता है, जो ये कंठकूप होता है, यहाँ पे अपनी चिन्ह को लगाना, जालंधर बंद। प्रैक्टिकल में सिखाया होगा बंद, प्रैक्टिस कराई है अभी। अभी नहीं हाँ मैम। जी मैम, यस चलिए मैम हमारी क्लास में हो कराएंगे। गया। अच्छा, वो करा करवाइए देंगे। मैम। हाँ करा देंगे जिनका। करवाई मैम। ठीक है। हाँ, करवाई। मैम, ये सूर्य भेदन हथ प्रदीपिका और घिरण के अनुसार अलग अलग वे है क्या? हाँ बिल्कुल, दोनों अलग अलग ऋषियों ने लिखा है ना, ओके मैम। अलग अलग श्लोक दिए हैं दोनों ने। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक बार बुक्स में से पढ़ना पड़ेगा, श्लोक के अनुसार श्लोक पढ़िएगा। धीरे धीरे श्लोक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, फिर क्लियर हो जाएगा आप लोग को। ठीक है।
कुंभक करे और वायु को कुंभक द्वारा तब तक रोके जब तक कि बालों से लेकर पांव तक पसीना ना आ जाए। उसमें कहाँ बोला था? बालों से, बालों और अंगूठे तक और नाखूनों तक। इसमें बोला है बालों से लेकर पांव तक पसीना ना आ जाए तब तक कुंभक करना है, फिर बाई नासिका से सांस को बाहर निकाल देना है। ठीक है, लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर निकाल देता है। इसके बेनिफिट्स है, इससे मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है। जो मृत्यु का भय होता है इंसान में कि हमें हमें मृत्यु आएगी, ये वो सब खत्म हो जाता है। कुंडलिनी जागृत हो जाती है जब हम इसका अभ्यास अच्छे से करते हैं, तो कुंडलिनी भी जागृत हो सकती है। उज्जाई प्राणायाम हठयोग प्रदीपिका के अनुसार मुंह बंद करके दोनों नथुनों से धीरे धीरे ध्वनि के साथ हवा को खींचे। मुंह बंद करके श्वास जो लेनी है धीरे धीरे लेनी है और एक साउंड क्रिएट करना है। इसकी अनुभूति गले से लेकर हृदय तक महसूस होती है। वो साउंड ऐसा होना चाहिए जो गले से लेकर आपके हृदय तक, आपकी चेस्ट तक आपको वो वाइब्रेशन फील होनी चाहिए। इस तरह की आवाज होगी। फिर कुंभक का अभ्यास करें, फिर बाई नासिका से छिद्र से श्वास को बाहर निकाल दें। लेना कहाँ से? दोनों नोस्ट्रिल से लेना है, एक साउंड के साथ लेना है। वो साउंड में जो है आपको ये वाइब्रेशन होनी चाहिए जो गले से लेकर आपकी चेस्ट तक आपको फील हो साउंड। फिर उसके बाद कुंभक कर लेना है, इनहेल के बाद कुंभक कर लेंगे। कुंभक आप जब भी करेंगे तो जालंधर बंद के साथ ही करें, वो ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि बंद है जो श्वास को बाहर आने से रोक देता है। ठीक है, फिर जब जितनी देर तक रोक पाते हैं तब तक रोकें। फिर इसमें लिखा है बाई मतलब लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल कर देना है। मैम ये इसमें है। उज्जैन में एक चीज है। हाँ, उज्जैन में तो हम मैम गले से ही सांस लेंगे, क्योंकि नाक से लेंगे तो उज्जैन तो होगा ही नहीं फिर। नहीं नहीं, मुंह खोल के आवाज सांस नहीं ले पाओगे आप उसमें। नहीं मैम, हाँ, नाक से नहीं लेंगे ना, मुंह बंद करके तो गले से ही सांस लेंगे ना हम, तभी तो ये तो उज्जैन गले होगा। में छेद थोड़ी है ना, सांस तो यहीं से जाएगी। इनहेल तो आप नॉस्टल से ही करोगे ना, गले मैम में तो नाक, वाइब्रेशन क्रिएट करनी है आवाज करके, गले से साउंड क्रिएट करना है आपको। हम्म। मैम सांस भी उसी के आती है नीचे से ही। आप एक बार करके देखिए, इनहेल तो नॉस्टल से ही होगा। साउंड आएगा, जो साउंड क्रिएट करोगे ना आप गले से करोगे, तब वो सांस उसके साथ स्पर्श करती हुई जाएगी तो आपको फील होगी। नहीं मैम, काफी बार करते हैं तो उसमें तो ज्यादा गले का ही मेरे को तो लगता हाँ, है कि गले का यूज मेरा। है उसमें, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि गला यूज नहीं होगा। थ्रॉट रीजन पूरा यूज होगा उसमें, बट वो साउंड क्रिएट करने के लिए होगा, वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए होगा। करके देखिए, आप अभी करके देखिए। क्योंकि देखिए ना, वैसे भी यहाँ से इनहेल कहाँ से करोगे आप? इनहेलेशन की जगह तो यही है ना हमारी, नॉस्टल्स ही है इनहेलेशन की जगह। नेक में तो कोई छिद्र है नहीं जो जहां से हम इनहेल कर सकेंगे। वो जब सांस नीचे जाता है ना और आप गले से आवाज करते हो तो वहां पे फिर फील होता है आपको कि हम गले से सांस ले रहे हैं। आप ठीक है। एक बार इस क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि इनहेलेशन की जगह तो सिर्फ ये दो नोस्टल ही हैं हमारे, है ना। हाँ, उसमें एक्चुअली मैम डायरेक्टली जो है वो नेजल जो नाक यूज नहीं होता है उसमें, गले से ही फिर वो। मेन रोल गले का है। जी जी। हाँ, और मेन रोल सांस को, गले का है। से जो अगर नाक से लेंगे तो फिर आवाज नहीं निकलेगी डायरेक्ट। ऊंचाई में जो है वो जी जी। साउंड ही काम करता है। जो जी आप जी जी, हाँ वाइब्रेशन वो तो है। क्रिएट करोगे ना, जी जी जी। ऊंचाई वही है, वो वाइब्रेशन ही हाँ ऊंचाई उसमें है गले ना। की जो भी हाँ कोई हाँ बीमारी तकलीफ बिल्कुल। होगी वो हाँ, सही सही मेन होती है। रोल गले का है, आप ये कह सकते हो, बट इनहेलेशन नॉस्टल से ही हो रहा है इसमें। जी जी, हाँ जी, ठीक 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 है। है, ओके मैम। इससे गले थैंक के कफ दूर होते हैं। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार इसके बेनिफिट्स हैं। इससे गले के कफ दूर होते हैं और शरीर में जठर की अग्नि बढ़ती है। जो जठराग्नि हमारी वो बढ़ती है। यह नाड़ी रोग को नष्ट करता है। जो नाड़ियों के रोग होते हैं उनको खत्म कर देता है।
यह धातु से संबंधित रोग को भी नष्ट करता है। जो धातु से रिलेटेड रोग होते हैं उनको भी नष्ट करता है। यह हठयोग प्रदीपिका के अनुसार इसका बेनिफिट्स है। मैम, धातु से संबंधित यानी कि कौन से रोग? धातु से संबंधित कुछ ब्लड से रिलेटेड रोग होंगे इसमें ना। जैसे हमारा ये थायराइड ग्लैंड्स के लिए बहुत अच्छा होता है। थायराइड की प्रॉब्लम के लिए ये जो प्राणायाम है बहुत अच्छा कार्य करता है। ये मेन मैम थायराइड के लिए बताते हैं काफी। हाँ, मेन थायराइड जो मेन बेनिफिट है इसका थायराइड के लिए ही है। अब ये जो है ना, ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, उन्होंने जो ऋषि वगैरह ने अपने एक्सपीरियंस से लिखा होगा। तो तब तो ग्लैंड्स वगैरह नहीं थी पता, है ना। तब तो वो लोग ऐसे ही लिखते कि धातु हैं, जो जितनी भी धातु हैं हमारे रस रक्त मांस में, मज्जा, इस तरह से उनके आधार पे लिखा होगा। धातु वही हो, धातु तो वही है ना, सप्त धातु पढ़ी हुई है आप लोगों ने। उनसे रिलेटेड जो रोग होते हैं, जैसे ब्लड से मैम, रिलेटेड हो गया, और बोन मैरो से रिलेटेड हो गया, और थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड हो गया। ये मेन जो है थायराइड ग्लैंड के लिए कार्य करता है, क्योंकि सारा जो है यहीं से काम हो रहा है इसमें। ठीक है। मैम क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या, मतलब पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ या गलत। जो बताइए। हम फूड कंज्यूम करते हैं, जो फूड। हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं उससे जो मिनरल्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं उनको यहाँ पे धातु बोल सकते हैं। उससे जैसे वाइटामिन, कैल्शियम, जो भी हमारी ये सारी चीजें जा रही है हाँ उससे, देखिए। जैसे एक तो हाँ, जलोढ़ होता है। वो हो सकता है, जैसे क्योंकि वो जो रस आ रहा है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मज्जा बनती है। इस तरीके से ये धातु बनती हैं। हम्म, फिर मज्जा से मेद बनता है। इस तरीके से कार्य करता है। वो सही कह रहे हो, जो रस है ना, जो फूड कंज्यूम कर रहे हो आप, उससे जो रस आ रहा है उसी से यानी तो कि हमारा ब्लड बन रहा है। वो बॉडी में क्रिएट होता है, हम खुद बिल्कुल। जो खा ये रहे हैं उससे क्रिएट जो होता है। धातु है ना, ये आयुर्वेद के हिसाब से है। ओके। आयुर्वेद में इसका वर्णन है धातु का। वही होगा मैम, जैसे आयरन की, मैग्नीशियम की आजकल बताते हैं कि आपको हाँ प्रॉब्लम है, हाँ 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 सेम हाँ, सेम सही वही कह आ गया ना। हम्म। यह कफ रोग और अपच को ठीक करता है। मतलब जितने भी हमारे जो कफ रोग होते हैं उन उनको दूर करता है, और जो इंडाइजेशन होता है उसको भी दूर करता है। अब इसमें इन्होंने वही है, टेक्निक सेम है, और बेनिफिट्स जो है इधर हट गहन संहिता का लिखा है, और इधर हठयोग प्रदीपी का बेनिफिट लिखा है। ये टेक्निक दोनों की सेम होगी। बाकी आप लोग एक बार बुक में से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास में सिर्फ टेक्निक भी पूछ लेते हैं। क्योंकि प्राणायाम देखो एनालाइज तो कर नहीं पाते ना ऑनलाइन देख के। अगर सामने कोई प्राणायाम कर रहा है तो हम एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको चारों तरफ से। तो वो टेक्निक पूछ लेते हैं, जैसे षटकर्म की भी टेक्निक पूछी जाती है। ज्यादा से ज्यादा षटकर्म में कपालभाति करा के देख लेते हैं। और जो आपको नेति, जल नेति वगैरह अगर करनी बतानी है, जैसे वो पूछ सकते हैं। तो जब आप एग्जाम करोगे तो नेति पॉट अपने पास रख लीजिएगा। वो बोलेंगे एक्टिंग करके दिखाइए। तो प्रॉपर कागसन में बैठिए, लोटा जल नेति पॉट पकड़िए और गर्दन ऐसे करिए। तो प्रॉपर आपको बताना है उन्हें करके। ठीक है, एक्टिंग करनी है। तो ऐसे ही क्या होता है कि प्रैक्टिकल क्लास में इनकी टेक्निक पूछ लेते हैं। मेन उज्जाई प्राणायाम की तो पूछ ही लेते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं आता है देख के कि कर क्या रहे हैं, तो पूछ के पता लगाते हैं कि इन्होंने एक्चुअल में करा क्या है। ठीक है। तो जब मैम आपको सिखाएं, आपके जो प्रैक्टिकल टीचर हैं उज्जाई प्राणायाम सिखाएं, तो बहुत ध्यान से सीखें और उसकी टेक्निक को भी याद रखें। यह गठिया, क्षय, फुंसी, बुखार, प्लीहा आदि रोग का नाश करता है। मतलब जितने भी हमारे जो गर्मी निकालने वाले रोग होते हैं शरीर से जैसे गठिया का रोग हो गया, आर्थराइट, गठिया मतलब अर्थराइटिस रोग जो होता है उसको दूर करता है। जो फोड़े फुंसी हमारे यहाँ हो जाते हैं, फीवर हो जाता है, इनको रिलीज करता है। रैशेज होते हैं, स्प्लीन से रिलेटेड जो
प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको दूर करता है। क्या कौन सा प्राणायाम था? उज्जाई प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार मुंह से शीत ध्वनि उत्पन्न करते हुए श्वास लें और नासिका चित्र को छोड़ दें। शीतकारी मुंह से दांत को मिला के इनहेल करना होता है। ये जो है भूख प्यास नींद और आलस्य से विचलित होता है, क्योंकि ये बॉडी को ठंडक प्रदान करता है, हमारी भूख पे भी कंट्रोल करता है। जब हमें भूख प्यास लग रही है और यदि हम नहीं खा पा रहे हैं, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उस समय पे हम शीतकारी या शीतली प्राणायाम दोनों ही करें या दोनों में से कोई एक करे तो उस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लेता है। दूसरा जो है, एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, शीतकारी और शीतली प्राणायाम किसको नहीं करना चाहिए? तो किसको नहीं करना चाहिए? लो बीपी वालों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी में ठंडक क्रिएट करता है और लो बीपी वालों की बीपी लो होने की वजह से ऑलरेडी बॉडी ठंडी सी हो जाती है, इसलिए उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाई बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा है, हाई बीपी वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, ये उसका अभ्यास रोज कर सकते हैं। और सर्दियों में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जब आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब यही देना है कि लो बीपी वालों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। शीतली प्राणायाम, जीभ से हवा को खींचे, सेम है। जीभ उसमें क्या करते हैं, दांतों को मिला के इसमें जीभ का पाइप बनाते हैं। इस तरीके से जीभ का पाइप बनाते हैं और मुंह से इनहेल करते हैं, कुंभक करते हैं, फिर नॉस्ट्रल से एक्सहेल कर देते हैं। मैम मुझे एक चीज पूछनी है। पूछिए। मैम शीतली व्यायाम जैसे आपने बताया ना, लो बीपी वालों को नहीं करना चाहिए। अब हम्म बाय द वे जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मतलब कि होता है ना कि पेट गर्म रहता है, और लेकिन वो पेशेंट को बीपी भी लो रहता है, तो फिर वो कर सकते हैं कि नहीं? उनको कुछ छोड़ दीजिए, खाने में कुछ चेंज करिए, या तो इस तरीके ओके। से कर सकते हैं, एलोवेरा वगैरह, एलोवेरा जूस दें या कुछ भी, मतलब वैसे दें। पर प्राणायाम क्योंकि इफेक्ट करते हैं जल्दी, है ना, ओके। ये हाँ जी, प्राण हाँ पे, जी। सीधा प्राण पे ही कार्य करते हैं ना, इसलिए। मैम फिर लो बीपी वालों के लिए उनको क्या करना चाहिए कि उनकी लो बीपी लो ना हो? बीपी लो ना हो, सूर्य भेदी प्राणायाम करें। ओके। ठीक हम्म, है मैम। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी, ठीक। ग्रंथियों में बढ़ने से समस्या दूर करता है, रिमूव प्रॉब्लम्स ऑफ प्लीहा से संबंधित रोग को दूर करता है। जैसे किसी किसी की ना स्प्लीन बढ़ जाती है, तो वो क्या होता है, वो स्प्लीन का रोग होता है, और वो स्प्लीन बढ़ जाती है तो स्प्लीन को रिमूव करना पड़ता है। तो जो स्प्लीन से रिलेटेड रोग जो होते हैं उनको दूर करता है, उन्हें कंट्रोल करता है। बुखार, पित्त दोष का असंतुलन, जो भी पित्त दोष होते हैं उनको उनको संतुलित करता है। भूख प्यास पे मेन जो इसका बेनिफिट है, भूख और प्यास का वो होता है, भूख और प्यास पे निजात पाता है, और विभिन्न विषयों विषों को भी दूर करता है। जो विष होते हैं शरीर में उसको भी दूर करता है, यदि कोई विष उत्पन्न होने लग गया है तो उसका भी नाश करता है। इससे अपच और कफ पित्त विकार नहीं होते, मतलब इसको करने से जो इंडाइजेशन होता है और कफ और पित्त के जो विकार होते हैं वो नहीं होते हैं। जैसे बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाना, कफ हो जाना, तो इस शीतकाली कारी प्राणायाम कंट्रोल करता है। भस्त्रिका प्राणायाम, उचित पद्मासन में बैठे, मुंह बंद कर और ध्वनि के साथ नासिका से सांस को बाहर निकालें, मतलब तेजी से एक्सेल करना है, इस तरीके से। फिर ध्वनि के साथ ही तेजी से श्वास लें, इस तरीके से इसकी श्वास होती है भस्त्रिका प्राणायाम की। कि हवा के स्पर्श से अनुभूति हृदय तक पहुंच महसूस हो, मतलब इस तरह से श्वास लेने की हृदय तक आपको इसका स्पर्श महसूस होना चाहिए, श्वास का। निर्देशानुसार फिर से श्वास छोड़ें और फिर श्वास लें। जैसे लोहार तेजी से धोखनी को चलाता है, लोहार के पास एक चमड़े से बनी हुई एक बैलून टाइप का होता है, वो उसे पंप करता है, वो बंद होता है, फूलता है और वो तेजी से हवा छोड़ती है, इतनी तेज हवा छोड़ती है
कि वो लोहे को भी देती है। तो इसलिए इसका जो वो है भस्त्रिका प्राणायाम को लोहार की धोकनी से मतलब जोड़ा गया गया है। तो हमें इतनी तेजी से श्वास को लेना और छोड़ना है कि हमारी बॉडी में हीट जनरेट हो और वो जो श्वास का स्पर्श है वो हृदय में महसूस हो। जब शरीर में थकान होने लगती है फिर दाहिने नथुने से श्वास और हवा भरें। जस्ट आपको लगे, जब मान लीजिए 20 ब्रीदिंग का रखिए, 20 श्वास लीजिए, इनहेल एक्सेल, और फिर लास्ट वाली श्वास में लेफ्ट से इनहेल कीजिए, फिर कुंभक कीजिए और मजबूती से बंद करें। वायु को रोकने के बाद विधि पूर्वक बाएं नासिका से बाहर निकाल दें और राइट नॉस्टल से, सॉरी, लेफ्ट से बाहर निकाल दें। दाहिने से मतलब, क्योंकि ये जो है हीट जनरेट करने वाला प्राणायाम है। आप पूछ रहे थे ना कि हाई लो बीपी वालों को और क्या करना चाहिए, तो ये भस्त्रिका प्राणायाम उनके लिए बहुत अच्छा है। ओके 20 मैम। टाइम इनहेल एक्सेल करिए, फिर 21वीं यस मैम। बार राइट मैम से मेरे को इनहेल करें और कुंभक करें। जितनी देर कुंभक कर सकते हैं कुंभक करके फिर गर्दन सीधी करके लेफ्ट से एक्सेल कर दें। हाँ जी, बोलिए मैम अब। मुझे बहुत प्रॉब्लम था पहले, मेरा ठीक हो गया बीपी। अच्छा, बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया। लो रहता था। अच्छा अच्छा, बीपी लो हो जाता है कुछ लोग, जैसे समय पे खाना नहीं खाते हैं या समय पे सोना या उठना नहीं होता है तो बीपी पे इफेक्ट पड़ता है। तो भोजन प्रॉपर कीजिए और मतलब टाइम फिक्स रखिए भोजन का, स्लीपिंग पैटर्न और आपका जो ईटिंग पैटर्न होता है उसे बिल्कुल फिक्स टाइम पे कीजिए। कभी कभी होता है कि चेंज हो जाता है, बट मोस्टली रखिए कि सेम टाइम पे हो। प्रशांत जी कह रहे हैं। मैम भस्त्रिका का तो मतलब जो हठ प्रदीपिका में है हम्म। उसमें अलग डेफिनेट मतलब विधि बताई गई है। उसमें दोनों नाक से एक साथ निकालने का बोला है। इनहेल जबकि एक्सेल हो आपने गया। एक एक नॉस्ट। नहीं, दोनों नॉस्टल से इनहेल एक्सेल होगा पहले, रैपिड इनहेल रैपिड एक्सेल होगा। फिर प्राणायाम को एंड कैसे करोगे आप? एंड भी तो करना है ना, कुंभक भी तो लगाना है, बिना कुंभक के तो प्राणायाम होगा ही नहीं। क्योंकि इन्होंने कुंभक, ये सब जो है ना कुंभक के साथ ही प्राणायाम होता है, अगर कुंभक नहीं कर रहे हो तो वो प्राणायाम नहीं है। ओके। तो मैम इनहेल एक्सेल करने के बाद 20 टाइम फिर एक नॉस्ट्रिल बंद करके राइट से इनहेल करना है, फिर होल्ड करना है, फिर गर्दन सीधी करके लेफ्ट से एक्सेल कर देना है। ये विधि है इसकी। मैम मैंने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो हम्म। उसमें ये लिखा था कि आपको दोनों नॉस्ट्रिल क्लोज करना है इसके बाद, और उसके बाद कुंभक करके, उसके बाद दाई नॉस्ट्रिल को बंद करके आपको बाई से एक्सेल कर देना। हाँ, बाई से करना है ना, दाई दोनों को दाहिने को दोनों बंद को करके। मतलब दोनों नॉस्ट्रिल क्लोज करके कुंभक लगाना है हमारे को। हाँ, दोनों नॉस्ट्रिल क्लोज करके ही कुंभक होगा। कुंभक कभी एक नॉस्ट्रिल से हो ही नहीं सकता है। कुंभक का मतलब क्या होता है? बंद लगाना। जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि बंद क्यों लगाए जाते हैं, फ्लो को रोकने के लिए। तो इधर हमें किसका फ्लो रोकना है? श्वास का फ्लो रोकना है। तो इसलिए कुंभक लगाया जाता है कि श्वास इनहेल किया है तो अंदर ही रुक जाए और एक्सेल किया है तो बाहर ही रुक जाए। मतलब मैम स्पेसिफिकली उसमें बताया है कि फिंगर्स को यूज करके हमारे को करना बिल्कुल, है। फिंगर, क्योंकि और आप ये। आप करके देखिए। अगर यस आप मैम। बिना बंद करे वो करोगे ना तो आपको फील होगा कि हल्की हल्की सांस बाहर आ रही है। तो इसलिए नॉस्ट्रल को बंद करके फिर करते हैं। प्राणायाम में फिंगर्स का यूज होता है, तभी तो प्राणायाम मुद्रा बताई गई है। इसलिए प्राणायाम मुद्रा बताई गई है कि इस मुद्रा में इस तरीके से यूज करना है फिंगर्स को। यह वात पित्त और कफ में असंतुलन को दूर करता है। जो वात पित्त का की वजह से असंतुलन हो जाता है, वात पित्त कफ जब असंतुलित हो जाते हैं उसको दूर करता है, उसे संतुलन में ले आता है। यह शरीर में गैस्ट्रिक आग को बढ़ाता है, जो हमारी गैस्ट्रिक फायर होती है उसको बढ़ाता है। इससे कुंडली की तुरंत उत्तेजना होती है। मतलब जब हम इनहेल एक्सेल रैपिड करते हैं तो उससे कुंडली जागृत होने की भी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, अगर अभ्यास ठीक से होता है तो। कफ जैसे अवरोध को
नष्ट कर देता है, मतलब बड़ा हुआ कफ नष्ट करता है। कफ शरीर में ज्यादा बढ़ जाता है तो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, कफ कंट्रोल हो जाएगा। जैसे लोहार, घृण संहिता में बताया है, जैसे लोहार अपने धोखनी से आग लगाता है, इसी प्रकार नाक से वायु को तेजी से लेने और छोड़ने की क्रिया को 20 बार करना चाहिए। इन्होंने देखो 20 बार मेंशन किया है घृण संहिता में। और यह अभ्यास 3 बार करना चाहिए, मतलब 20-20 के 3 राउंड करने हैं। इसे भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। ठीक है, मतलब ये तो रेगुलर उसमें भी कर सकते हैं, 20-20 के 3 राउंड रेगुलर अभ्यास में भी कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम हाई बीपी वालों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत रिग्रेस प्रैक्टिस है, बहुत ज्यादा रैपिड इनहेल और एक्सेल होता है, बॉडी में तुरंत हीट आ जाती है। इसलिए हाई बीपी वालों के लिए वर्जित है। या हृदय से संबंधित प्रॉब्लम है, स्टंट वगैरह डले हैं, तो उनको भी भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना है, ना करवाना है। मैम वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है ना हाँ, ये? बहुत अच्छा है, फैट बर्न करता वेट है। जनरेट करता है ना ये? हीट जनरेट होती है ना, तो उससे फैट बर्न होता है। यह सभी प्रकार के रोगों को दूर करने में सहायक है। गहन संहिता के अनुसार ये सभी प्रकार के रोगों को दूर करता है। भ्रामरी प्राणायाम, इसमें नर मधुमक्खी की तरह तेज आवाज पैदा करना, मतलब जो नर मधुमक्खी होती है उसकी तरह तेज आवाज पैदा होती है, मतलब हमिंग साउंड हमें क्रिएट करना होता है। इस तरह का साउंड क्रिएट करना होता है। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए मादा मधुमक्खी की तरह कम धुन आवाज पैदा करना होता है। मतलब इसमें जो है इनहेलेशन में भी इन्होंने हनी वो मधुमक्खी का साउंड बताया है, उसमें तेज साउंड बताया है, जब एक्सेल करेंगे तो स्लो साउंड बताया है। ये है हठयोग प्रदीपिका के अनुसार, दोनों दोनों उसमें इनहेल एक्सेल दोनों में इन्होंने साउंड बताया है। उनके अनुसार आनंद में अनुभव मन में उत्पन्न होता है। इसका जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता सकती हूँ कि इसमें आपको मन पे बहुत इफेक्ट करता है भ्रामरी प्राणायाम। जब आप स्ट्रेस में होते हो, कुछ परेशानी में होते हो, तो ये बहुत ज्यादा कार्य करता है। तुरंत आपको रिलैक्स कर देता है, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, या सर में भी दर्द हो रहा है या कुछ ऐसा लगता है। कभी कभी जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो सर में ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, नसें खिंच रही हैं, तो ये उनको रिलैक्स कर देता है, शांत कर देता है। मीतू जी क्या कह रहे हैं? अ, मैम एक क्वेश्चन था। हम्म। कुंडलिनी जागृत क्या होता है? कुंडलिनी क्या होती है? कुंडलिनी एक ऐसी पावर होती है जो अभी हमारी बोला जाता है ऐसा कि स्पाइन के बिल्कुल नीचे वाले भाग पे सांप की तरह कुंडली मार के एनर्जी बैठी हुई है, वो अभी सोती हुई अवस्था में है। जब वो जागृत हो जाएगी तो वो पूरी जो हमारी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, जो सुषुम्ना हमारी नर्व है, उसको भेदती हुई सीधा सहस्त्रार में आ जाएगी। तब वो एक अलग अवस्था हो जाती है, वो बहुत हाई लेवल की अवस्था है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि मैम पहले उसके हुआ करते कुछ थे। बेनिफिट्स होते हैं? हाँ, उसके उसके यही कुछ उसमें बेनिफिट्स होते उसमें हैं क्या अलग? आत्मज्ञान ऑटोमेटिकली हो जाता है। कुंडली जागृत होना मतलब आत्मज्ञान होना आपको। आप फिर वो अलग स्टेज आ जाएगी, आप मनुष्य की स्टेज में नहीं रहेंगे, आप उससे ऊपर उठ जाएंगे। मैम उसमें वो तो एक अलग बात है। उड़ने जैसा फील आता है ना? हाँ, वो एक बहुत उड़ हाई रहे हैं लेवल का जैसा, ऐसा वाला अभ्यास है। फीलिंग आता है ना? और मतलब वो आम व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत ज्यादा अभ्यास करना पड़ता है। और ये बड़े बड़े जो साधु संत होते हैं, जो एक्चुअल में साधु संत होते हैं, उन्हीं की कुंडली जागृत होती है। उन्हें फिर ऑटोमेटिकली, जैसे पहले के टाइम में लोग बिना एक जगह बैठ के दूसरी जगह का पता लगा लेते थे कि वहां पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है। जैसे हनुमान जी थे, अष्ट सिद्धि थी उनके, उनको प्राप्त थी। वो अपना आकार छोटा भी कर लेते थे, बड़ा भी कर लेते थे, कहीं गायब भी हो जाते थे, मतलब कहीं उड़ के भी जा सकते थे। तो वो अष्ट सिद्धियां थी उनके पास। तो इसी तरह से कुंडलिनी जागृत जब हो जाती है तो हमें चारों तरफ का ज्ञान अपने आप प्राप्त होने लग जाता है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, बस ध्यान लगाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, वहां क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। इस तरीके का इसमें होता है। रेणुका जी।
आपने जो बताया कि सांस लेने में भी रेणु जी आपकी ना, रेणुका जी ना आपकी छोड़ने के आवाज लिए क्लियर बोले। नहीं आ रही है, आवाज कट रही है आपकी। मैम, हम अपना करते हैं सांस लेने के तो अपने नहीं आ रही आपकी आवाज, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। रेणुका जी आप लास्ट में एक बार क्वेश्चन दोबारा पूछ लीजिएगा अपना, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं, है ना, आवाज ठीक नहीं आ रही है। ग्रंथ संहिता के अनुसार पांचवें चैप्टर का 78 और 81, 78 से 81 तक श्लोक है, जब मध्य रात्रि में किसी भी प्रकार की कोई अन्य ध्वनि ना हो तो आप अपने कान बंद कर लें और अपने कानों में गूंजने वाली ध्वनि को सुने। ये बताया है ग्रंथ संहिता में कि रात में जब मध्य रात्रि हो जाती है 12 से 4 बजे के बीच में, तब किसी तरह का कोई साउंड नहीं होता है वातावरण में, ना बाहर का साउंड होता है, ना ना ही कोई प्रकृति साउंड होता है। तो सिर्फ कान बंद करके हमें अपने अंदर की ध्वनि सुननी है, जो हमारे अंदर ध्वनि जो उत्पन्न होती है ना, उसको सुनना है, उस पे ध्यान लगाना है। भ्रामरी कुंभक सिद्ध होने पर समाधि प्राप्ति प्राप्त होती है। भ्रामरी कुंभक अगर सिद्ध कर लेते हो आप, तो आप समाधि की स्टेज तक जा सकते हो, समाधि प्राप्त भी कर सकते हो। इतना पावरफुल वो है प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। बहुत ज्यादा मन पे, आपके मेंटल लेवल पे बहुत ज्यादा कार्य करता है ये। ध्यान जप से 8 गुना बेहतर है, मतलब जो ध्यान जप हम करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उससे 8 गुना बेहतर है भ्रामरी प्राणायाम। तप ध्यान से 8 गुना बेहतर है, संगीत तप और 8 गुना बेहतर है। मतलब जो संगीत ध्यान है और तप ध्यान है और ध्यान जप है, इनसे 8 गुना बेहतर है भ्रामरी प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम, अतः अंतः श्वसन के अंत में ठुड्डी को बहुत मजबूती से अपनाना और बनाए रखना, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ना मूर्छा कुंभक कहलाता है। मतलब श्वास लेने के बाद जो आपकी चिन्ह होती है, उसको यहाँ कंठकूप में लगा लेना, मतलब कुंभक लगा लेना, और वो मूर्छा प्राणायाम है। इसमें इतना क्लियर नहीं है, आप इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। मैम मुझे लगता है इसको जलंधर बंद लगा के करना। हाँ, जालंधर बंद लगा के ही होगा ये। बस श्वास छोड़ना है, फिर धीरे धीरे, अच्छा, जालंधर बंद लगा के फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ने का अभ्यास करना है, तब ये आनंद का अनुभव देता है, सुखद प्राणायाम है, और इसको ही मूर्छा कहते हैं। तो बैठ के कुंभक लगा लिया, जालंधर बंद लगा लिया, फिर धीरे धीरे वहीं से एक्सेल करना है, थोड़ी देर श्वास रोक करके। मैम, जालंधर वन में हमें ऊपर आके ही ब्रीदिंग यानी कि छोड़नी है, वही कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं, पर इसमें ये प्राणायाम की विधि है ये। जालंधर वन में ही छोड़ना है? हाँ, धीरे धीरे उसी का प्रयास करना है, यही तो प्राणायाम है ये। सबसे पहले कुंभक को सुखपूर्वक करे, सबसे पहले होल्ड करना है, ठीक है। मन को विषय से हटाकर भुआं के मध्य स्थित आज्ञा चक्र में रखें, मतलब आपका ध्यान रहेगा आज्ञा चक्र में। इसे ही मूर्छा कुंभक कहते हैं, क्योंकि कुंभक है ना, ये प्राणायाम तो कुंभक है, तो ये कुंभक में ही होगा, ठीक है। चिन लॉक लगा के, और ध्यान आपका रहेगा आज्ञा चक्र पे, और वहीं पे कुंभक करना है आपको, तो वही मूर्छा प्राणायाम है। फिर धीरे धीरे वहीं पे सांस छोड़नी है, वैसे ही रिपीटेशन करेंगे। यह कुंभक आनंद लाता है। प्लावनी प्राणायाम, प्लावनी प्राणायाम जो है, ऐसा प्राणायाम है कि जिसमें हम पानी में तैर सकते हैं बिना हाथ पैर चलाए। तो इसमें क्या होता है, उदर में वायु खींचकर, मतलब उदर में वायु खींचनी है, पेट में भरनी है सांस को, और बहुत गहरे जल में योगी कमल के पत्ते की तरह खुशी से तैरता है। ये भी बहुत हाई लेवल का प्राणायाम है। आज भी कुछ लोग करते हैं इसको, जो पानी में तैर सकते हैं। सांस लेने और छोड़ने के दौरान ऐसो
और हम मंत्र का सोहम मंत्र का जाप करना है। मतलब जब आप इनहेल और एक्सेल करेंगे, सो हम बोलना है, इनहेल पे सो और एक्सेल पे हम मंत्र का जाप करना है। प्रत्येक व्यक्ति 24 घंटे इस मंत्र का जाप कर सकता है, यह केवल कुंभक है। अच्छा, ये तो केवल ही आ गया। ओके 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 ओके। प्लावनी प्राणायाम जो है, ये प्राणायाम ऐसा है कि हम इसे सिद्ध करने से पानी में तैर सकते हैं। इसमें से भी यही करना है, कुछ पेट की अवस्था होती है, और ये जो है पद्मासन में किया जाता है। पद्मासन लगा के और सांस को पेट में भर के फिर वहीं पे कुंभक करना है और शरीर को ढीला छोड़ देना है, तो आप पानी में तैर सकते हैं। इसके बाद केवल कुंभक आ गया। केवल कुंभक में क्या करना है, सांस को लेते छोड़ते समय आपको सो हम, मतलब इनहेल किया सो, एक्सेल किया हम, सो हम, इस मंत्र का जाप करना है। यह है केवली प्राणायाम। इस अभ्यास को प्रतिदिन 8 घंटे में 8 बार करना चाहिए। मतलब ये जो है प्राणायाम एक तरह से आपको ध्यान और समाधि की तरफ ले जाने के लिए है, जिससे आपका मन बहुत है, क्योंकि एक तरह का जाप चलेगा ना मन में श्वास के थ्रू, तो वो क्या है, वो आपको ध्यान की ओर ले जाएगा कि धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। जो विचार, गलत सलत विचार मन में आते हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे, आएंगे ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो इधर सोहम मंत्र का जाप बताया है। पूरक मतलब इनहेल, रेचक मतलब एक्सेल, ये तो पता ही है आपको। और इनहेल ऊ, रिटेन म, एक्सेल। सगर्भ जो प्राणायाम होता है विद सहित कुंभक किरण संहिता। अच्छा, सगर्भ और निगर्भ, निर्गर्भ, दो तरह के प्राणायाम बताए हैं इसमें, सगर्भ और निर्गर्भ। सगर्भ जो होते हैं इनहेल, होल्डिंग, फिर एक्सेल, ठीक है। निगर्भ जो होते हैं इनहेल और एक्सेल। जैसे कि हमारा अनुलोम विलोम होता है, सिर्फ इनहेल होता है और एक्सेल होता है, वो क्या है, निगर्भ प्राणायाम है। सगर्भ प्राणायाम वो होते हैं जिसमें हम कुंभक करते हैं, मतलब इनहेल, रिटेन एंड एक्सेल। ये इसके 47 से 57 सूत्रों में वर्णन किया गया है इनका। तो एक बार पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, वैसे कोई इतना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। मैम ये चीजें तो हत प्रतिपिका में भी है ना? हाँ, क्योंकि ये बता दिया ना कि इधर समझा दिया इन्होंने कि सगर्भ प्राणायाम क्या होता है। सगर्भ प्राणायाम वो होता है जिसमें इनहेल, कुंभक और एक्सेल होता है। निगर्भ प्राणायाम होता है जिसमें इनहेल और एक्सेल होता है, जिसमें कुंभक नहीं होता, वो निगर्भ प्राणायाम होता है। मैम मतलब दोनों में सेम है? नहीं, इधर कुंभक हट गया ना, आप देखो। नहीं 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 मैम, हत प्रतिपिका और हाँ, घेरन का नहीं ये इधर, हाँ, सगर्भ और निगर्भ का अर्थ यही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि के अनुसार 4 तरह के प्राणायाम है। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, देश काल संख्या भी, परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। दूसरे का 50वां श्लोक है। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, देश काल संख्या भी, परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म, मतलब बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और केवल कुंभक, जो कि चौथा प्राणायाम है। तो पहला है, ये आता है क्वेश्चन दोनों में, प्रैक्टिकल और उसमें पूछा जाता है। बाह्य वृत्ति प्राणायाम, प्राण वायु को बाहर निकालकर ही रोकना, मतलब सिर्फ एक्सेल करके कुंभक करना, ये है बाह्य वृत्ति। अभ्यंतर वृत्ति, इनहेल करके श्वास को रोक लेना, मतलब कुंभक करना, ठीक है। कुंभक देखिए हर चीज में बताया होगा। स्तंभ वृत्ति होती है जिसमें केवल कुंभक का अभ्यास करना, मतलब अपनी
एफर्ट लगा के जब आप कुंभक का अभ्यास कर रहे हैं, वो है स्तंभ वृत्ति। मतलब यहाँ पे आप एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो इधर लिखा है प्राण वायु को ना भीतर भरना ना ही बाहर छोड़ना, अर्थात प्राण वायु जहां है वहां की वहीं रुक जाए, ना ही वो अंदर है ना ही वो बाहर है, जिधर है सिर्फ कुंभक हो जाए, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो। आपने कौन मतलब कॉन्शियसली इनहेल करके कुंभक नहीं करना है, ना ही एक्सेल करके कुंभक करना है, जिधर है सिर्फ उधर ही स्तंभ हो जाए आपकी प्राण वायु, वह स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। देह से स्थान, प्राण वायु नासिका से जितनी दूरी तक जाता है वह उसका स्थान है। मतलब जब आप एक्सेल करते हैं तो ये हवा का स्पर्श जहां तक जा रहा है वह उसका स्थान है। काल समय, अर्थात जितने समय तक प्राणवायु बाहर या भीतर रुक सकता है, मतलब जितनी देर तक आप कुंभक कर सकते हैं, दोनों ही स्थिति में, इनहेलेशन हो या एक्सलेशन हो। संख्या भी, एक प्राण को करने में स्वाभाविक रूप से कितने श्वास प्रश्वास हो सकते हैं, इसकी उनकी गणना द्वारा, मतलब एक प्राणायाम करने में आप कितने श्वास और पर श्वास मतलब एक्सेल कर रहे हैं उसकी संख्या। परिदृष्ट, भली प्रकार देखा वह जाना हुआ प्राण, मतलब जो हम अपने आप मतलब भली मतलब बिल्कुल एकदम देख पा रहे हैं कि कौन सा इनहेल हो रहा है कौन सा एक्सेल हो रहा है, उसे महसूस कर पा रहे हैं, उसे देख पा रहे हैं, पूरे मतलब होशो हवास में ये कर रहे हैं। यह परिदृश्य, दीर्घ मतलब लंबा, सूक्ष्म मतलब हल्का हो जाता है, यह है प्राणायाम। ये जो ऊपर मैंने मंत्र पढ़ा था ना, ये उसका ही एक्सप्लेनेशन है पूरा, ठीक है। बाह्य वृत्ति, अभ्यांतर व स्तंभ वृत्ति, ये तीन प्राणायाम स्थान समय व गणना के द्वारा ठीक प्रकार से देखना व जानने के प्राण लंबा व हल्का हो जाता है। मतलब ये जो तीनों प्राणायाम है ना, ये हम पूरे कॉन्शियस होके करते हैं, मतलब हमारे द्वारा देखा जाता है, इन्हें महसूस किया जाता है, तब ये हम पूरे होशो हवास में करते हैं प्राणायाम। बाह्य अभ्यांतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, मतलब बाह्य और अभ्यांतर विषयाक्षेपी चतुर्थ मतलब एक चौथा प्राणायाम है जो बाह्य और अभ्यांतर के विषय से अपशेष है। मतलब बाह्य श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोकना, अभ्यांतर श्वास को अंदर लेकर अंदर ही रोका, विषय कार्य या कर्म का और त्याग या विरोध करने वाला, यह चौथा प्राणायाम है। मतलब ना ही हम इनहेल कर रहे हैं ना ही हम एक्सेल कर रहे हैं, सिर्फ कुंभक कर रहे हैं। इनहेल और एक्सेल का त्याग कर दिया है, अपने आप श्वास रुक गया है फिर भी हम जीवित हैं, वो है चतुर्थ कुंभक। मतलब महर्षि पतंजलि ने कितने कुंभक बताए हैं? 4 कुंभक बताए हैं। कुंभक को ही प्राणायाम कहा जाता है, तो 4 कुंभक है। अभ्यांतर वृत्ति, बाह्य वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और इसमें आपको ये श्लोक बोलना पड़ेगा, बाह्य अभ्यांतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। ये याद करना पड़ेगा आपको। अगर चौथा श्लोक आपसे पूछ लिया जाता है कि महर्षि पतंजलि ने चौथा कुंभक कौन सा बताया है, तो बाह्य अभ्यांतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। कुछ चीजें तो रटनी ही पड़ेगी, उन्हें रट लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चौथा प्राणायाम क्या है? जिसमें ना आप इनहेल कर रहे हो ना आप एक्सेल कर रहे हो, जो ऑटोमेटिकली कुंभक हो रहा है, सिर्फ कुंभक हो रहा है, उसमें आपको कुछ ज्ञात नहीं है कि इनहेल करा है या एक्सेल किया है, सिर्फ कुंभक की अवस्था है, अपने आप प्राण रुक गया है, एक जगह स्तंभ हो गया है, वो है चौथा प्राणायाम। श्वास को बाहर रोकने व अंदर रोकने के विषय अर्थात कार्य का त्याग या विरोध करने वाला वह यह चौथा प्राणायाम है। मतलब ये अंदर और बाहर लेने वाला जो प्राण का सिस्टम है उसका त्याग कर देता है, ओनली कुंभक रह जाता है, वह है चौथा प्राणायाम महर्षि पतंजलि के अनुसार, ठीक है। समझ आ गया आप सभी को? इससे रिलेटेड कोई डाउट? मैम, हमें प्राणायाम हमारे बहुत सारे हैं, हर प्राणायाम कितनी कितनी देर तक करना चाहिए, ऐसे कोई डेफिनेशन है? ऐसा तो अभी वो नहीं है। यानी कि हर प्राणायाम को कितनी बार, एक शुरू मिनट? में
5 मिनट। नहीं, शुरू में तो देखिए, जैसे कि उसमें ये बताया, एक मिनट रुक जाइए। हम 5 मिनट से स्टार्ट करके 3 घंटे तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिद्धि हाँ, प्राप्त होती है इससे। अभ्यास। देखिए, सिद्धि प्राप्त करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम अपने शरीर को स्वस्थ रख ले, अभी उसी के लिए कार्य करना है हमें, नहीं मैम, है ना। ये बाबा जी हाँ हाँ, वही स्वस्थ रखने के लिए ये वो हाँ, तो जैसे यहाँ पे कई जैसे सारे नाड़ी शोधन सिखाते हैं ना। प्राणायाम है। स्टार्टिंग में आप 5 हाँ, आवृत्ति से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे 10 10 आवृत्ति कीजिए, फिर धीरे धीरे समय के हिसाब से कीजिए कि 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट, इस तरीके से। यहाँ पे मैम ठीक है। पतंजलि पेशेंट्स आते हैं ना जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, तो उनको रिकमेंड किया जाता है कि आपको जितना भी टाइम मिल रहा है 5 से 6 घंटे आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। तो जो करते हैं डेडिकेट होके, उनकी कैंसर जो है हाँ, रिड्यूस, बिल्कुल, मतलब वो प्राणायाम क्योर से कर लेते हैं। कैंसर भी ठीक हाँ, होता है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं इसलिए आप। इस हिसाब से अगर आपको पर स्वस्थ रहना है तो कम उसमें से कम समय प्राणायाम बहुत आधे घंटे देना 15 पड़ता मिनट है। तो करो ही। हाँ, समय बहुत देना हम्म। पड़ता है, सही बोल रहे हो आप। ये नहीं, 6 7 घंटे मैम, देने पड़ते हैं। मेरा वही क्वेश्चन है कि हमारे बहुत सारे प्राणायाम है, ऐसे हर प्राणायाम का अलग अलग कोई टाइम है क्या कि हम ये प्राणायाम इतने टाइम से कर सकते हैं? नहीं तो यानी कि जैसे उन्होंने बोला कि हम 5-6 घंटे में कभी भी हमें टाइम मिले तो कर सकते हैं, लेकिन हर प्राणायाम का अलग होगा ना कुछ तो। हाँ, वही तो मैं बता रही हूँ, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम आप 10 आवृत्ति से स्टार्ट कर सकते हैं, 10 राउंड से। ठीक है। स्टार्टिंग में 5 राउंड दे दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा लोग बैठ नहीं पाते हैं, दिक्कत होती है, बोरिंग सा लगने लग जाता है। पहले 5 राउंड से स्टार्ट करवाइए, उसे फिर आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। शीतली शीतकारी प्राणायाम भी 3 से 10 बार तक कर सकते हैं आप। ठीक है। भ्रामरी प्राणायाम भी 3 से 11 बार तक कर सकते हैं, ऐसे जरूरत के हिसाब से फिर उसकी संख्या बढ़ानी है। स्टार्टिंग 3 बार से करिए, फिर जरूरत के हिसाब से उसकी संख्या बढ़ा दीजिए अपने हिसाब से। मैम, हाँ जी। ओके। ओके। मुझे एक क्वेश्चन है। किन्नू जी बोलिए। जैसे कि मैं अभी, जैसे मेरी कोई स्टूडेंट है, उसको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, तो मतलब कि आसनास तो है जो अपना स्ट्रेंथ, कैपेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर ही उस पे मुझे काम करना होगा, है ना। लेकिन प्राणायाम है, जैसे जैसे कपाल भाती है, तो उसको मतलब कितनी देर तक मुझे कराना कपालभाति चाहिए? शुद्धि क्रिया है, प्राणायाम नहीं है। हाँ हाँ, वो मुझे पता पर वो है। किया जाता है, यस मैम, प्राणायाम से पहले अग्निसार भी किया क्रिया। जाता है, ताकि नॉस्ट्रल्स हमारे ओपन हो जाए और ऑक्सीजन जो इनहेल और एक्सहेल हम प्रॉपर ढंग से कर पाए। इसलिए कपालभाति कराया जाता है प्राणायाम से पहले, है वो शुद्धि क्रिया। ठीक यस है। मैम। तो मैम मैं कपालभाति ये करा सकते हो कौन आप। कौन से कौन कौन से आसनास करवाने चाहिए मुझे उनको, और कितनी देर तक को बेटर बेनिफिट? देखिए, कपालभाति करा सकते हो आप उनको, बटरफ्लाई करवाइए, और वो करवाइए, चक्की चालन करवाइए, हनुमान आसन का अभ्यास करवाइए, भूनमन आसन का अभ्यास पेल्विक करवाइए। फ्लोर पर आ जाए, वो तो है। हाँ, वो मैं सब कराइए। प्राणायाम कौन कौन से करवाने प्राणायाम चाहिए पर उनको? अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन करा सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करवा सकते हैं, और सूर्य भेदी भी करवा सकते हैं, ताकि वेट जो। लॉस भी है ना, हाँ, करना है ना वो उनको, वेट गेन बहुत वेट लॉस जरूरी है। तभी होगा जब पीसीओडी ठीक होगा, पीसीओडी ठीक नहीं होगा तो वेट लॉस नहीं होगा, क्योंकि वेट लॉस, वेट वेट जो बढ़ा हुआ है पीसीओडी की वजह से ही बढ़ा हुआ है। यस मैम, लेकिन मैम उनको डॉक्टर बोलते हैं कि जब वेट लॉस करोगे तो पीसीओडी अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे, पीसीओडी ठीक होगा तभी तो हार्मोन सिक्रेशन ठीक होगा, तभी तो वेट लॉस होगा, हाँ। वेट लॉस यस के मैम, जो वो कार्य तो है उन्होंने तभी तो कितना होगा। समझा डॉक्टर से, वो लोग ऐसा भी बोल देते हैं ना, कुछ का कुछ बिना सोचे कोई बात समझे। नहीं, उनसे बोलिए कि आप मुझे 3 महीने का टाइम दीजिए और मेरे हिसाब से अभ्यास कीजिए, आप उन्हें अपने हिसाब मैं से आपको अभ्यास ना कीजिए। अलग से कॉल कर लूंगी, मुझे हाँ कंसर्न लेना हाँ पड़ेगा हाँ, उनसे। ठीक है, कर लीजिएगा। थैंक यू। हाँ, माधुरी जी। हाँ मैम, मुझे पूछना था कि जैसे किसी पर्टिकुलर, मतलब किसी भी आसन में या प्राणायाम में अगर जैसे कहा जा रहा है कि आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना है, तो हम्म। बस मुझे उसमें कंफ्यूजन है कि ध्यान लगाना मतलब आंख बंद करके, मतलब आईज बॉल को उस पे हाँ फोकस करना है, हाँ जी, हाँ उस जी। पे अंदर से प्राणायाम मतलब। प्राणायाम जो है आंखें बंद करके ही किए जाते हैं, क्योंकि ये आपके मानसिक स्तर पे बहुत ज्यादा कार्य करते हैं, आपको मानसिक तौर पे रिलैक्स करते हैं, तो आंख बंद करके, और इंद्रियों को विषय से हटाने के लिए प्राणायाम किया जाता है। उन पे
नियंत्रण करने के लिए करा जाता है, तो आंख बंद करके करना है। और आंख बंद करके ही आपको जो ध्यान है अपना आज्ञा चक्र मैम पे वही क्वेश्चन है लगाना है। मेरा, ध्यान ध्यान ले जाना मतलब सिर्फ अवेयरनेस ले जाना, या फिर अंदर आंख बंद करके मतलब उसे, जैसे अगर मैं अपने आज्ञा चक्र को मतलब आईब्रो के बीच के पार्ट को देखने की कोशिश करूंगी तो मेरी तो दोनों आप खोल आंखें। के ही देख पाओगे, आप आंख हाँ, खोल आंख के खोल इस के। तरीके से बट देखो। ऐसे शांभवी आंखें मुद्रा, बंद करके भी करना है या बस अवेयरनेस ले जानी रहती है वहां पे? अवेयरनेस ले जानी होती है, ओके। प्रेशर नहीं देना है उधर। कंचन। वही, क्योंकि अगर हम वैसे करेंगे तो वो प्रेशर बनता है मुझे, तो हाँ मुझे नहीं, वही प्रेशर थोड़ा। नहीं देना है, अवेयरनेस ले जानी है, क्योंकि प्राणायाम है ना ये। जब हम ओके। आसन करते हैं तब आप, जब शांभवी मुद्रा करेंगे तब आप उसको कर सकते हो। और जैसे मंडूक आसन करते हैं तब भी आप शांभवी मुद्रा ओके। उसमें लगा सकते हैं। तब हमें खिंचाव देना है इधर की तरफ। ओके। ठीक है। कंचन। जी मैम। मैम जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना धातु से होने वाली बीमारी, तो यहाँ पे ये धातु सप्त धातु करके बॉडी में लिखा है कहीं। हाँ ये रस धातु, रक्त धातु, मांस हाँ। धातु, मेदा रस, रक्त, धातु, मांस, अस्थि, मेद, अस्थि, मज्जा, स्नायु। मज्जा, शुक्र। हाँ हाँ, शुक्र। तो ये प्लाज्मा ब्लड यही धातु की हाँ बात हो हाँ, रही है ना? यही है धातु, धातु यही है। ओके मैम, हाँ थैंक यू। जी। तपन कुमार। जी मैम। मैम हम्म। ये जो आप जो भौतिका के बारे में बोल रहे थे, तो उसमें किसके आप एक बारे में? भस्त्रिका। भौतिका, हाँ जी हाँ जी। तो उसमें आप बोल रहे थे कि एंडोस्कोपी को बंद करने के बारे में। लेकिन मेरे पास वो किताब है, ये योगा ए वे ऑफ लाइफ, इसमें उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया। तो इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ कि अगर एग्जामिनर पूछे कि भ्रामरी के बारे में बताइए, तो मैं कौन सा बोलूँ, सिर्फ बंद करने के बारे में बोलूँ या आप किताब में जो है वही बोलूँ? ब्राह्मी प्राणायाम जो है, आप ये हठयोग प्रदीपिका और ग्रहण नहीं संहिता नहीं, के अनुसार बताइएगा। भस्त्रिका भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम, जी। वो तो देखो, वो मैं, आप एक जर्नल बता दीजिएगा, अगर वो मेंशन करते कि हठयोग प्रदीपिका के अनुसार भस्त्रिका प्राणायाम बताइए, तो आपको हठयोग प्रदीपिका के अनुसार बताना है। यदि वो मेंशन करते हैं कि हठयोग प्रदीपिका के अनुसार भस्त्रिका प्राणायाम बताइए, तो आपको हठयोग प्रदीपिका के अनुसार बताना है। मतलब ग्रहण संहिता मेंशन करेगा एग्जामिनर। अगर वो बोलेगा कि सिर्फ भस्त्रिका प्राणायाम की टेक्निक बताइए, तो आपको दोनों में से जिसकी टेक्निक बहुत अच्छी तरह से पता हो, आप वो वाली टेक्निक बताइएगा। और फिर बता दीजिएगा कि ये इसके अनुसार है, मैंने इसके अनुसार आपको टेक्निक बताई है। ठीक है, जी मैम। रेफरेंस दे देना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। नम्रता। मैम, जो आपने बोला कि हठ प्रदीपिका में जो 10 यम और 10 नियम है, वो पॉइंट्स हमको याद करने हैं क्या? यम और नियम? हठ प्रदीपिका में जो यम यम और नियम। नियम नहीं है, वो कुंभक है, प्राणायाम है। नहीं नहीं, आठ। आज के लिए नहीं पूछ रही हूँ मैं वैसे बता अच्छा, रही हूँ जैसे नहीं हमारे आपके यम सिलेबस नियम में है। नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ओके मैम। हाँ नहीं है आपके सिलेबस में, जितना है आपको उतना ही पढ़ना है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, है ना, अच्छा मैम, कंफ्यूजन मेरे को ये क्रिएट मत करिए कंफ्यूजन हो अपने गया लिए। था थोड़ा सा ये वाला, इसलिए हाँ मैं पूछ रही थी। ये नहीं नहीं कंफ्यूजन हो गया था। नहीं, तो मैम आपके जो सिलेबस में है नहीं, अगर सिलेबस में होगा तो वो आ जाएगा, हमारे टॉपिक में आएगा, फिर उसे हम पढ़ाएंगे। क्योंकि मैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही हूँ आपके, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आगे चल के। ओके मैम। मैम मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ जी, अब आ रही है, अब थैंक बताइए। यू मैम। मैम आपने जो बोली थी भ्रामरी प्राणायाम में, जब हम्म। इनहेल करेंगे उसी टाइम भी साउंड क्रिएट कीजिए, हाँ, ये ठीक है? ऐसा उसमें बताया है, गैरेंट नहीं साहब। मैम, हाँ मैं देखी हूँ यहाँ पे भ्रामरी हाँ में, आपकी जो स्क्रीनशॉट में एक ली थी, हाँ वो मैं हाँ निकाली तो उसमें लिखा हुआ है। देखा है हाँ तो एक है, हाँ निकालने वक्त हम एक्सहेल जो करते हैं उसी वक्त हम मधुमक्खी का जैसे साउंड निकालेंगे। हाँ हाँ। लेने के वक्त तो नहीं लिखा है मैं, लेने के वक्त लिखा है उसमें। या आप जो दिए हैं अभी सिलेबस में जो हाँ पढ़ाए हाँ हैं। हाँ जी, अभी पढ़ा है, रुकिए मैं निकालती हूँ ब्राह्मणी प्राणायाम। चाहिए भस्त्रिका,
ये आ गया भ्रामरी, ये आ गया, देखिए इसमें लिखा है, इसमें नर मधुमक्खी की तरह तेज आवाज पैदा करना और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए मादा मधुमक्खी की तरह कम धुन आवाज पैदा करना है। मतलब लेने के टाइम सांस, लिखा है। इन्होंने बोला तेज आवाज पैदा करना, इसमें नर मधुमक्खी की तरह तेज आवाज पैदा करना और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। हाँ, हाँ एक्सलेशन में ही है। हाँ हाँ मैम, ये जो सर ने हाँ जो हाँ हाँ, सिखाया है हमको प्राणायाम में छोड़ने क्योंकि छोड़ने वक्त हम भी जो अभ्यास करते हैं वो एक्सलेशन के साथ ही साउंड क्रिएट करते हैं उसका। फिर क्योंकि कंफ्यूजन हो गया था। इनहेलेशन में वो वाला साउंड आ नहीं पाएगा, वो तो जो ऊंचाई में साउंड आएगा वही साउंड आएगा ना हाँ इनहेलेशन में। मैम, हाँ, ऊंचाई वाला ही साउंड आएगा, पर हमें इनहेलेशन साइलेंटली करना है, एक्सलेशन में मधुमक्खी की तरह साउंड 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 क्रिएट। करना है। हाँ जी। हाँ, ठीक है मैम। प्रशांत जी। मैम वो मूर्छा प्राणायाम के बारे में सवाल था मेरा। कुछ हाँ में मूर्छा प्राणायाम हम लोग को शांभवी के साथ करने की